नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंबाइन करके हम उसको सॉल्व कराते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करने में हेल्प मिले। इसी सीरीज़ में आज हम आपको कराने वाले हैं बीपीएससी कोड 141। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमारा फिफ्थ को 4 क्वेश्चन हो चुके थे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें प्रत्येक पर 200 शब्दों में टिप्पणियां करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन और नमक सत्याग्रह, इन दोनों के बारे में बताना है हमें। इनमें क्या लिंक है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से नहीं है। साइमन कमीशन क्या किया गया था यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक कमीशन भेजी गई थी, जिसमें एक नया संविधान बनाने की बात की गई थी। साइमन कमीशन भारतीय समाजवादी समिति का नामकरण के लिए एक अंग्रेजी समिति थी। इसमें क्या था, अंग्रेजी समिति थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके खिलाफ फिर यहाँ भारतीय लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि जब भारतीय लोगों के लिए कानून बनना है और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो फिर ये किस तरह की कमीशन है, किस तरह की समिति बना के यहाँ पर भेजी गई है। ब्रिटिश सरकार ने इसको 1927 में भेजा था। जबकि पहले क्या होता था, हर 10 साल पे एक कमेटी आती थी जो यहाँ के कानून व्यवस्था का समीक्षा करती थी। उससे पहले 1919 में आई थी, पर इन्होंने 2 साल पहले ही इस बार 1927 में भेज दी थी। और इस चीज़ पे भी द्वेष उत्पन्न हुआ था यहाँ के लोगों में। इस समिति का उद्देश्य क्या था, भारतीय भूमि पर संविधान के बदलाव की जरूरतों का मूल्यांकन करना था। हालांकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जैसा कि अभी बताया, भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे इसे ब्रिटिश समिति कहा गया। और इस चीज को लेकर रोष उत्पन्न हुआ। भारतीय लोगों के लिए ये कानून बना रहे हो आप, उसमें भारतीय ही नहीं है, तो फिर आप अपने ही फेवर में कानून बनाएंगे, जिससे कि आप और ज्यादा देश का उत्पीड़न कर सकें, देश का और देश के लोगों का। समिति का गठन के खिलाफ भारत में एक व्यापक प्रतिरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और भूमि न्यायिक अधिकार का विश्लेषण करने का काम कर रही थी। इसे विशेष रूप से ब्रिटिश समिति का कहकर नकारात्मकता मिली और भारत में प्रदर्शन और विरोध का कारण बना। इसके खिलाफ काफ़ी सारा विरोध हुआ। भारतीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया, इसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रदर्शन हुए उस समय। और उसी कड़ी में एक प्रदर्शन आगे गांधी जी ने जोड़ा, जिसको नमक सत्याग्रह कहा गया। नमक सत्याग्रह क्यों किया गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम भारतीय लोगों में एक चीज बड़ी ज्यादा प्रचलित होती है, नमक हलाली और नमक हरामी। ये चीज नमक से जुड़ी हुई होती है। इसी चीज को लेकर अंग्रेजों ने जब वो हमारे देश में आए और इन्होंने देखा कि ये लोग, भारतीय लोग, नमक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, जिसका नमक खाते हैं उससे वफादारी हमेशा करते हैं, उससे गद्दारी नहीं करते, तो उन्होंने क्या कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय कंपनी अपने स्थानीय तौर पर नमक नहीं बना सकता, नमक ब्रिटिश कंपनी ही बनाकर बेचेगी। ये चीज का उन्होंने कानून बनाया था। इसको तोड़ने के लिए जो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, उसको क्या कहा गया, नमक सत्याग्रह। इसमें इसी को हम देखेंगे गांधी जी ने इसको कैसे कैसे किया था। परंतु उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। इस समिति के विरोध में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जो कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके पिता ने लिखी थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिसमें बहुत सारी बातें की गई थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति मांगों को स्थापित किया और पहली बार में ही आधिकारिक रूप से भारतीय सदस्यों को सही योग्यता के आधार पर निर्वाचित करने का प्रस्ताव दिया। इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, नेहरू रिपोर्ट में मुख्य बात क्या कही गई थी कि भारतीय सदस्यों को, जितने भारतीय सदस्य हैं, जिनकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर उन्हें अधिकार दिए जाए, उनको निर्वाचित किया जाए। ये चीज इसमें कही गई थी। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था 1930 में। ये आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था और कहां से कहां तक किया था, मुख्य परिस्थितियां इसकी हम देख लेते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने नमक का उत्पादन और बेचने पर उच्च कर लगाया था और लोगों को बाहर से खरीदा गया नमक खरीदने के लिए इसका शुल्क देना पड़ता था। जैसे कि बाहर से खरीदे हुए नमक का शुल्क देना पड़ता था और वो महंगा भी होता था। गांधी जी ने इसे अवैध और अन्यायपूर्ण मानते हुए इसके खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया,
नमक से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों को लेकर अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि कोई भी स्थानीय तौर पर नमक नहीं बनाएगा, कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, हमारा ही नमक जो हम बाहर से लेकर आएंगे वो आप लोग खाओगे और हमारी ही कंपनियां बनाकर बेचेंगी। उस पर वो लोग क्या करते थे, शुल्क भी लगाते थे, जिससे कि वो नमक हमें महंगा भी मिलता था। तो उस चीज़ को भी गांधी जी ने टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये सत्याग्रह किया था, जिससे कि शुल्क भी कम हो और हमारे जो भारतीयों में नमक हलाली वाली जो प्रवृत्ति होती है वो भी हम देख सकें उसको। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी। साबरमती आश्रम से गांधी जी चले थे, गुजरात के चले होकर दांडी तक गए थे। वो गुजरात में एक दांडी स्थान है समुद्र किनारे, वहां तक वो लोग गए थे, गांधी जी और उनके सपोर्टर्स सब। और वहां से जहां जहां तक गांधी जी गए थे, ये कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर है दोनों जगह, साबरमती और दांडी। और जब जहां जहां तक गांधी जी जाते जा रहे थे, वहां के सभी लोग, सारे गांवों के लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा था गांधी जी एक ऐसे मार्च निकाल रहे हैं, दांडी मार्च निकाल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, नमक सत्याग्रह, तो वहाँ के लोग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे और एंड में बहुत बड़ा काफिला दांडी में पहुंचा था और उन्होंने वहां से एक मुट्ठी नमक उठाकर उस कानून को तोड़ा था। समुद्र पर जाकर नमक को पानी में मिला, ये चीज काट देना। समुद्र तट पर जाकर नमक बनाने का कार्य किया। उन्होंने यह कार्य किया ताकि लोग स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए नमक बना सकें, ताकि लोग स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए नमक बना सके, स्वयं अपनी आवश्यकता के लिए बना सकें और ब्रिटिश कर से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने आपको लिखवाई नमक हलाली वाली, वो भी आप जोड़ सकते हैं, इसमें नहीं दी हुई है हालांकि। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? महात्मा गांधी और औद्योगिकरण। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। महात्मा गांधी ने औद्योगिकरण के बारे में क्या क्या कहा उस समय और क्या क्या बातें बताई। उन्होंने क्या कहा, लेकर कुछ आलोचना भी की थी ब्रिटिश औद्योगिकरण की, और उनके दृष्टिकोण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। उनके दृष्टिकोण को लेकर एक छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में हम जानते हैं। गांधी जी के विचारों में वह औद्योगिकरण को उस समय के आधुनिक तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानते थे, जो कि था भी। उस समय का जो औद्योगिकरण था उसको क्या मानते थे गांधी जी? आधुनिक तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानते थे। लेकिन उन्होंने इसके कुछ पहलुओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कुछ पहलुओं पर चिंता व्यक्त की। क्या क्या पहलू थे वो हम जानेंगे इसमें। स्वदेशी और औद्योगिकरण। स्वदेशी और औद्योगिकरण, गांधी जी ने, इसमें हमेशा आप जब गांधी जी का नाम लिखें तो जी लगा लीजिएगा। ये गांधी लिखना खाली हालांकि ठीक नहीं रहता है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, इज्जत देनी चाहिए उन्हें। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के समय विशेषकर खुद के आदर्शों में, विशेषकर क्या किया, खुद के आदर्शों में स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की को प्रोत्साहन दिया और खुद भी बस्ता बनाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों के, उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उत्पादों के बजाय भारतीय उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। इसको हम सिंपल वे में देखें तो स्वदेशीकरण को अपनाना उनका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार कर, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को उनकी आर्थिक हानि पहुंचा सके और हमारे देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा दे सके, हमारे देश में स्वदेशीकरण ला सकें, जिससे कि हमारे देश के ग्रामों में, उस समय जैसा कि आप जानते हैं भारत को आज भी कई देशों में गांवों का देश कहा जाता है। हमारे उस समय तो और खासतौर पे ज़्यादातर गांव ही थे, कुछ गिने चुने शहर थे, 4-5 बस। तो उस समय ज़्यादातर जनसंख्या जो थी गांवों में रहती थी, उद्योग धंधे सब गांवों के बल पर ही चलते थे। गाँव में हाथों से बनाई गई चीज़ें बेची जाती थी गाँव से शहरों में। उस चीज़ को गांधी जी ने बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ की, ये काम गांधी जी ने उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया। पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? ग्राम स्वराज और औद्योगिकरण। ग्राम स्वराज और औद्योगिकरण, यदि हम गांवों के उद्योगों पर ध्यान देंगे, जो छोटे छोटे उद्योग होते थे, कपड़ा बनाना, हथकरघा उद्योग चलाना, हाँ, कॉटन से, और जो गांधी जी जो सूत काटते थे वैसी चीज़ें जो थी उनको सपोर्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो गाँव में हाथों से दिए बनाना, जैसा कि आज भी कई जगह देखा जाता है। ठीक है, इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देना, तो उससे क्या होगा, गाँव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे,
आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद से पैसा कमाएंगे, अपने कामों से अंग्रेजों की चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो देश के लोग भी उन चीज़ों को खरीदेंगे और तो उनकी भी बिक्री बढ़ेगी और गाँव के लोगों को भी समृद्धि करने में मदद मिलेगी, समृद्ध होने में मदद मिलेगी। इस चीज़ को गांधी जी ने बढ़ावा दिया। इससे क्या होगा, गांव में स्वराज होगा, अपने लेवल पर वो लोग सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। यदि पैसा होगा उनके पास, उद्योग धंधे सही चलेंगे, पैसा होगा, तो अपने लेवल पर ही चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। और औद्योगिकरण की बात कही, ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे कि क्या होता है, समृद्धि समाज के सभी वर्गों को पहुंचेगी। समाज के सभी वर्गों को, उस समय मुख्य वर्ग क्या था समाज का, गांव, हमारे गांव में रहने वाले लोग जो थे मुख्य वर्ग थे। उस समय 90% से भी ज्यादा आबादी उस समय गांवों में रहती थी, ग्रामों में रहती थी। तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने ये विचार रखे। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक और आर्थिक असमानता। गांधी जी ने औद्योगिकरण के प्रभाव के रूप में समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता की आलोचना की। उन्होंने क्या किया, जो औद्योगिकरण का जो प्रभाव था समाज में, एक इससे बहुत बड़ी असमानता बढ़ रही थी। जो लोग औद्योगिकरण का फायदा उठा पा रहे थे, जो कि बहुत मुट्ठी भर लोग थे, कुछ थोड़े से लोग थे, वो तो बहुत तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। बाकी लोगों का डिक्लाइन हो रहा था, पतन हो रहा था, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनको बहुत नीचे की ओर धकेला जा रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उस चीज से बहुत बड़ी एक खाई उत्पन्न हो रही थी अमीर की, जैसा कि आज भी कहा जाता है कई जगह, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। वो चीज उस समय प्रत्यक्ष तौर पर देखी जा रही थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित थी। उस चीज की गांधी जी ने बहुत ज्यादा आलोचना की। उनका मानना था कि यदि आर्थिक संपत्ति और सरकारी उद्योगों का अत्यधिक विकास होता है, इससे समाज में अधिकांश लोगों को उपयोग होने वाला लाभ नहीं होता है और यह असमानता बढ़ाएगा। इसमें क्या होगा, अधिकांश लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा और यह समाज में क्या करेगा, असमानता को बढ़ाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या कह रहा है, हमें 200 शब्दों में टिप्पणियां करनी है। इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें। विकास की गांधी द्वारा समीक्षा और उनकी दूरदर्शिता। हमें क्या करना है, जो विकास होता है उसकी गांधी जी द्वारा समीक्षा करनी है और उनकी दूरदर्शिता के बारे में हमें बात करनी है। और सेकंड पॉइंट क्या है, स्वदेशी की गांधीवादी अवधारणा। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं पहले। विकास को लेकर गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी ने विकास को लेकर अपने विचारों में विशेषता से ग्राम स्वराज, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने क्या माना, ग्राम स्वराज, जब तक गांवों में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, ठीक है, और तब तक क्या होगा, पूरे देश में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांवों में रहती थी। जब तक वो लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देश में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना होगा। हमें ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना होगा, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा, अपने देश की चीज़ों का उपयोग बढ़ाना होगा। उनका मुख्य धारा प्रवाह यह था कि विकास का सही मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बदलावों, स्वावलंबन और सामाजिक न्याय के माध्यम से होना चाहिए। कुछ मुख्य पहलू क्या थे उनके, वो हम देख लेते हैं। ग्राम स्वराज, जैसा कि हमने अभी देखा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, उससे मिलता जुलता ही है। एक बार एक फौरी तौर पे हम रीड कर लेते हैं। गांधी जी ने ग्राम स्वराज को समृद्धि, समरसता और स्वतंत्रता का सिर्फ एक माध्यम नहीं माना। उन्होंने क्या माना, यह सिर्फ एक समृद्धि का एक माध्यम नहीं, स्वतंत्रता का एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक उच्चतम लक्ष्य माना। उनका विचार था कि ग्रामों में आत्मनिर्भर और प्रशिक्षित समुदायों का निर्माण होगा, जो समृद्धि, स्वावलंबन और न्याय के माध्यम से विकसित होंगे। क्या मानते थे वो, गाँव में एक ऐसे आत्मनिर्भर और आत्म प्रशिक्षित, जो खुद से प्रशिक्षित होंगे, खुद से आत्मनिर्भर होंगे, ऐसे समुदाय का उदय होगा। इससे ग्राम स्वराज से उदय होगा, जो कि क्या करेंगे, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे और न्याय के माध्यम से विकसित भी होंगे। स्वदेशी की बात की है गांधी जी ने।
अभी हमने पिछले पॉइंट में ही बात की है स्वदेशी की। स्वदेशी के लिए माना अपने देश की चीज़ों को अपनाओ, विदेशी चीज़ों का उपयोग कम करो। आत्मनिर्भरता की बात की गांधी जी ने कि आत्मनिर्भर बनो। जब तक स्वदेशी चीज़ें नहीं अपनाएंगे हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? विदेशी चीज़ों पर ही अगर हम आश्रित रहेंगे, मान लीजिए विदेश से जैसे उस समय ब्रिटेन से अधिकतर चीज़ें आती थीं जो इस्तेमाल होती थी देश में। मान लीजिए ब्रिटेन ने कभी वो चीज़ें बंद कर दी, उन चीज़ों की किल्लत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी उन चीज़ों को लेकर और एक संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए गांधी जी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में अपने देश में उपयोग होने वाली चीज़ों को यहीं पर उत्पादित किया जाए। हस्तशिल्प की बात करते थे और ग्रामोद्योग की बात करते थे। ग्रामों में क्या होता था? पहले अधिकतर काम हस्तशिल्प का होता था। कपड़े बनाना है, कोई पेंटिंग बनाना है, कुछ मिट्टी के घड़े बनाने हैं, दिए बनाने हैं, और भी जो बर्तन बनते थे मिट्टी के बनते थे अधिकतर। तो ये सब चीज़ें क्या आती थी? हस्तशिल्प में आती थी, जो हाथों से बनाई जाती थी। शिल्पकारी मतलब जो चीज़ें बनाई जाती थी, हस्त मतलब हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती थी वो सारी क्या आती थी? हस्तशिल्प में आती थी। और उस समय कोई ऐसी मशीनें तो थी नहीं, भारत में कोई औद्योगिकरण हुआ नहीं था खासतौर पर। जितना हुआ था अंग्रेजों ने किया था, वो अपने मतलब के लिए करते थे, जिस चीज़ में उन्हें फ़ायदा होता था उसमें वो करते थे। भारतीय लोगों के लिए तो कुछ करते नहीं थे। तो वो चीज़ को गांधी जी ने क्या कहा? हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ये भी वही चीज़ बताई जा रही है। स्वदेशी को महात्मा गांधी के विचारों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या करा? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, हमने जो लड़ाई लड़ी आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसमें स्वदेशी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कुछ मुख्य पहलू थे स्वदेशी की अवधारणा में। स्वदेशी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। गांधी जी ने स्वदेशी उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। वो खुद सूत काटते थे, सॉरी, इतनी मेहनत का काम वो खुद करते थे, खुद से सूत काटते थे और उनके कपड़े बनाते थे, खुद भी वही पहनते थे। वो सूत के कपड़े पहनते थे, कॉटन के, और बाकी लोगों को भी वही चीज़ करने के लिए कहते थे। खादी के कपड़े पहनने के लिए कहते थे, विदेशी कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करने के लिए कहते थे। जैसा कि आपने देखा भी होगा, उन्हीं से प्रेरित होकर, उनके स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर ही आप किसी मूवी में देखेंगे या हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कई जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी कई बार। पॉइंट नंबर 2 कहता है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। ये वही चीज़ आ गई है दोबारा से जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करी है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब तक हम अपने देश में बनने वाली चीज़ों को अपने ही देश में उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे? वो चीज़ के बारे में इसमें बताया जाता है कि अपने ही देश में बनने वाली चीज़ों को अपने ही देश में उपयोग किया जाए, उनका उपभोग भी यहीं किया जाए। आंदोलन ने लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि हमें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ब्रिटिश उत्पादों की आवश्यकता नहीं है और हमें अपनी वस्त्र, खादी और अन्य उत्पादों को स्वयं बनाने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब एक पॉइंट आता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये भी हम स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से लिंक करके, रिलेट करके, उससे संलग्न करके हम पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। कैसे? आर्थिक आत्मनिर्भरता कब होगी? जब हमारे पास अर्थ होगा, यानी कि धन होगा। धन कब होगा? जब हम अपने ही देश के चीज़ों को अपनाएंगे, हम अपने ही देश की चीज़ों को, वस्त्रों को खरीद कर पहनेंगे। तो कि पहली बात क्या होगी? खरीदने वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे ही देश में बनने वाले वस्त्र हमें क्या मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे इन कंपैरिजन टू विदेशों में बनने वाले वस्त्रों के। और दूसरी चीज़, जो हमारे देश में बनने वाले वस्त्र हैं उन्हें बनाने वालों का, उनका काम बढ़ेगा, उनको भी धन का लाभ होगा, उनको भी फायदा होगा। तो वो भी क्या होंगे? आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगे। तो दोनों तरफ से ये फायदा है, दोनों कंडीशन में ये विन विन सिचुएशन होती है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण। इससे क्या होगा? हमारे समाज में संस्कृति को हम संरक्षण दे पाएंगे जब हम अपनी ही चीज़ों को उपयोग करेंगे, अपनी ही चीज़ों का चलन बढ़ाएंगे, अपनी चीज़ें उपयोग करते जाएंगे। जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, जो बनती आ रही हैं, कुछ का कई कई सालों पुराना वो बिजनेस होते हैं, वो अपनी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। आज भी जैसे आप लोग देखोगे, अगर
कुछ पिछड़े राज्य होते हैं या कुछ राज्यों के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वो अपनी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, आज भी मार्केट में बेचते हैं। उन चीज़ों का यदि हम चलन बढ़ाएँगे, उनको खरीदेंगे, तो वो संस्कृति को क्या करेंगे हम, एक तरह से सहेजने में मदद करेंगे। उस संस्कृति का हम अगली पीढ़ी तक भी ट्रांसफ़र करेंगे कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश में हज़ारों सालों से चलती आ रही है। ये चीज़ें हमारे देश में ऐसे यूज़ होती थी पहले, ये चीज़ें ऐसे बनती थी। उन चीज़ों को हम अगली पीढ़ी को भी सिखाएँगे, उन चीज़ों को सहेजने में मदद करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक संरक्षण हो जाएगा। ठीक है? यही चीज़ इसमें बताई गई है। बस आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिए। कुछ आपको बताना हो, इससे अलग कोई पॉइंट किसी के पास हो तो वो आप हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अकेले-अकेले नहीं देखना, ज्ञान जितना बाँटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है। आपने सुना होगा ये चीज़। बस आज की वीडियो यहीं तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।